नमस्कार, रोशन भम सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है, चुनावों की क्या नई गतिविधियां हैं, चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको किसका समर्थन मिला, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, ROSHN रोशन BHAV भव। रोशन भव पर आप देख सकते हैं बहु कुछ, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्राई सिटी में सिटी हलचल में क्या रहा। पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर एक्सटेंशन लेक्चरार वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री आवास हरियाणा की ओर कूच किया गया। हरियाणा में करीब 2000 के करीब एक्सटेंशन लेक्चरार हैं जो कि अपनी 58 साल तक रोजगार सुरक्षा, महंगाई भत्ता, वार्षिक वृद्धि और सर्विस रूल बनाने हेतु प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में एक्सटेंशन लेक्चरार यहां पर इकट्ठा हुए थे और अपना प्रदर्शन कर रहे थे और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे थे। एक्सटेंशन लेक्चरार के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए नवीन जय हिंद भी यहां पर पहुंचे और हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। नवीन जय हिंद ने कहा कि कई सालों से एक्सटेंशन लेक्चरार धोखे में रखे गए हैं, लेक्चरार धक्के खा रहे हैं, सरकार से निकालना चाहती है, लेकिन वह इन लेक्चरारों के साथ हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि इनकी समस्याओं को सुना जाए और उसे हल किया जाए। यहां तक कि नवीन जय हिंद ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री को बता दिया कि वह 10वीं फेल हैं, वह PhD वालों की समस्या नहीं समझ पाएंगे। यहां तक कि यहां पर नवीन जय हिंद राजनीति से भी बाज नहीं आए। उन्होंने तो इस मुद्दे को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जोड़ दिया और कहा कि एक्सटेंशन लेक्चरार 1200-1300 लेक्चरार की हरियाणा में बेटियां भी हैं और सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब सरकार इनके साथ क्या कर रही है। बजट पर बोलते हुए नवीन जय हिंद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित कॉलोनी नंबर 4 और संजय कॉलोनी को शीघ्र ही हटाया जाएगा। इसको हटाने के लिए यूटी प्रशासन ने इंडस्ट्रियल एरिया में नोटिस लगा दिए हैं। यह नोटिस लगने के बाद यहां के लोगों को काफी परेशानियां होने लगी हैं। लोगों का कहना है कि उनके पास बायोमेट्रिक सर्वे है और अन्य दस्तावेज हैं, उसके बावजूद भी उन्हें मकान नहीं दिया गया। इन लोगों का यह भी कहना है कि पहले उन्हें मकान दिया जाए फिर कॉलोनी तोड़ी जाए। यहां तक कि इन लोगों ने तो प्रशासन पर ही वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया। इनका तो यह भी कहना है कि प्रशासन ने उनसे वायदा किया था कि पहले जिनके पास बायोमेट्रिक सर्वे और अंगूठे का निशान की कॉपी मौजूद है उन्हें पुनर्वास योजना के तहत मोलाया में मकान नहीं मिला है, उन्हें पहले मकान मिलेगा फिर कॉलोनी हटाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मंगलवार को कॉलोनी के लोगों के घरों के आगे चिपकाए गए नोटिस पर साफ लिखा है कि यह कॉलोनी अवैध है और इसे 2 महीने के अंदर ध्वस्त कर दिया जाएगा, इसलिए इसे खाली कर दिया जाए। नोटिस में मकान देने संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई है। नोटिस को पढ़ने के बाद से लोग बेहद चिंतित हैं। कॉलोनी वासियों ने मांग की है कि मलोया व अन्य कॉलोनियों में अभी मकान खाली पड़े हैं और उन्हें बेघर ना किया जाए और उन्हें मकान दे दिया जाए। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में कॉलोनी को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना के आने की वजह से अभियान को टाल दिया गया था। बहुत से लोगों के पास बायोमेट्रिक सर्वे के दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन के अनुसार जिनको मकान मिलना था उन्हें मिल चुका है। वर्ष 2005 या 6 में यूटी प्रशासन की तरफ से कॉलोनी में एक बायोमेट्रिक सर्वे कराया गया था। उस सर्वे के आधार पर ही लोगों को मलोया में फ्लैट दिए गए हैं। कॉलोनी नंबर 4 समेत विभिन्न कॉलोनियों में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बायोमेट्रिक सर्वे तो है और वे मकान पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बहुत मामूली कमी की वजह से उन्हें मकान नहीं मिला। आखिरकार इन लोगों ने यहीं पर अपना घर बसाने का सोचा और यहीं पर रहना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि पहले उन्हें मकान दिया जाए, उसके बाद ही यह यहां से कॉलोनी छोड़कर जाएंगे। लावण्य आत्महत्या मामले में इंसाफ की मांग को लेकर मंगलवार को एबीवीपी ने सेक्टर 17 प्लाजा में शांतिमय प्रदर्शन किया। इसी दौरान एक नौजवान शांतिमय प्रदर्शन में कूद पड़ा और एबीवीपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाने लगा। हालांकि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उसे शांति से समझाने की कोशिश की, मगर वह नौजवान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मौके पर सेक्टर 17 नीलम चौक की पुलिस भी पहुंच गई और स्थिति को काबू में किया। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार मामले को दबाने में लगी है। ऐसे में स्वतंत्र रूप से सीबीआई जांच की मांग की गई।
कहा गया कि एक धर्म विशेष के संस्थानों में विद्यार्थियों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जा रहा है। ऐसे में लड़कियां जान देने को मजबूर हो रही हैं। धर्म परिवर्तन के लिए कथित रूप से दबाव में आने के बाद तमिलनाडु की एक 17 साल की लड़की द्वारा आत्महत्या कर ली गई। मद्रास हाई कोर्ट ने 31 जनवरी को सीबीआई के हवाले मामला कर दिया था। इसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। तमिलनाडु पुलिस पर इस केस को दबाए जाने के आरोप भी एबीवीपी ने लगाए हैं। साइबर फ्रॉड करने के आरोपी बाज नहीं आ रहे हैं और नए नए तरीके कर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसा ही मामला सेक्टर 35 निवासी बीएसएफ के रिटायर्ड कमांडेंट से हुआ है, जिसकी शिकायत पर साइबर सेल ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की और टीम गठित की गई। यह टीम साइबर सेल इंचार्ज हरिओम की अगुवाई में काम करने लगी और अंततः 2 आरोपियों को पटना से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनका 1 दिन का रिमांड लिया था, जिसके बाद इनसे मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपियों की पहचान मोहम्मद मिसबाह हक के रूप में हुई है और दूसरा आरोपी कुणाल सिंह है। आरोपियों ने रिटायर्ड कमांडेंट से सिम के केवाईसी अपडेट करवाने के नाम पे 9 लाख रुपए के आसपास की ठगी कर दी। आरोपियों ने रिटायर्ड कमांडेंट के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कराए थे। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा के विरोध में हरियाणा के विभिन्न प्राइवेट स्कूल संघ एकजुट हो गए हैं। निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों का मानना है कि सरकार का यह तुगलकी फरमान है। स्कूली प्रबंधन के साथ साथ विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तक को यह गवारा नहीं है, जिससे कि वे विरोध करते हैं। बुधवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश भर के निजी स्कूलों के एसोसिएशंस यहां पर इकट्ठा हुई और अपनी बात बताई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एचपीएससी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र ने बताया कि सरकार का फरमान पूर्ण रूप से नियमों के विरुद्ध था, जिसको लेकर निजी स्कूलों द्वारा जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो सरकार ने हाथों हाथ इस आदेश को वापस लिया और शिक्षा के अधिकार 2022 में 17 जनवरी को संशोधन कर दोबारा से स्कूलों पर थोपने का काम किया है। सुरेश चंद्र ने कहा कि इस मंदी के दौर में विद्यार्थियों पर आर्थिक और परीक्षा के दबाव को लेकर मानसिक बोझ डालने का हक किसी को नहीं है। 8वीं की बोर्ड की परीक्षा का गठन कर आर्थिक बदहाली झेल रहा शिक्षा बोर्ड स्कूलों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाल रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य शिक्षा बोर्डों से संबंधित स्कूलों में युगों से चली आ रही परंपरा जो कि नियमानुसार और संबंधित बोर्ड के आदेशानुसार क्रियान्वित है, उसको सरकार और बोर्ड उनसे छेड़खानी कर रहा है। गत दिनों हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा जारी बयान, जिसमें हरियाणा में 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं न लेने के दृढ़ संकल्प लिया गया था। इसका हवाला देते हुए सुरेश चंद्र ने कहा कि यदि बोर्ड घटते राजस्व की तंगी झेल रहा है तो उसे शिक्षा के अधिकार के नियम से छेड़खानी व अपनी मनमानी करते हुए 8वीं के विद्यार्थियों पर अपना अतिरिक्त बोझ डालने का या उन्हें अपना शिकार बनाना का कोई अधिकार नहीं है। देश भर में बुधवार को रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। चंडीगढ़ में भी रविदास जयंती मनाई गई। इस मौके पर चंडीगढ़ के सेक्टर 30 स्थित रविदास भवन में भजन कीर्तन किए गए। काफी संख्या में लोगों ने माथा टेका। इस मौके पर श्री रविदास गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक ओम प्रकाश चोपड़ा का कहना था कि संत रविदास जी ने समाज को एक संदेश दिया था और सबको उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। महान संत गुरु रविदास जी ने बिना किसी भेदभाव के प्रेम और समानता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। हम सबको उनका अनुसरण करना चाहिए। गौरी शंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 की ओर से माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा किया गया, जिसमें हजारों भक्तजनों ने लंगर ग्रहण किया, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। और गौरी शंकर सेवा दल के सदस्य ने बताया कि माघ पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो साधक माघ मास में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं और माघ पूर्णिमा के दिन अपने कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, विशेष रहती है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के पावन दिन श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा माघ नक्षत्र और सिंह राशि में स्थित होता है। माघ नक्षत्र
होने पर इस तिथि को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता के अनुसार माघी पूर्णिमा पर देवता भी गंगा स्नान के लिए प्रयाग में आते हैं, इसलिए माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान बहुत शुभ माना जाता है एवं भगवान सत्यनारायण जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ, नई सुर्खियों के साथ, नए कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।